तो आज हम क्लास 11th का यूनिट 1 आगे से शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है जो केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री के अंदर, वो हमने देखा था और कैसे डेवलपमेंट हुई थी केमिस्ट्री की इंडिया के अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। मतलब जो हम केमिस्ट्री देखो 10th तक तो क्या होता है, साइंस कॉमन होती है, उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो मतलब ये अलग अलग नहीं पढ़ाई जाती, साइंस की एक ही वो होती है बुक। लेकिन जब 11th क्लास में जब हम आते हैं तो उसकी ब्रांचेस हो जाती हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो अलग अलग पढ़ाई जाती है। तो साइंस का जो पार्ट केमिस्ट्री है उसमें अब हम डील कर रहे हैं। अब आपके मन में आएगा हम ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट pढ़ते ही क्यों हैं, जैसे कि हमारा बायोलॉजी है उसमें तो हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, क्या प्रोसेसेस होंगे, या फिर किसी भी लिविंग बीइंग के बारे में पता चलता है कि उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, कैसे हम उसका नामकरण करेंगे, स्पीशीज़, जेनस और किंगडम वगैरह के बारे में। इसी तरीके से जो केमिस्ट्री है ना, वो क्या करती है, एक सेंट्रल रोल प्ले करती है साइंस के अंदर। और ये क्या करती है, दूसरी ब्रांचेस से जो ये बायोलॉजी फिज़िक्स है इससे इंटर रिलेटेड होती है। ठीक है, ये नहीं है कि केमिस्ट्री अलग है। क्यों? क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने का क्या होता है, पाचन होता है, डाइजेशन। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना फूड का। तो वो ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन कौन करता है, केमिस्ट्री करता है, क्योंकि वो एक केमिकल रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी चीज़ें हैं ना आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। अब जैसे आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है, वो किस में आता है, वो फिज़िक्स में भी आता है और इसमें भी आता है। न्यूटन्स लॉ है, वो फिज़िक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। थर्मोडाइनमिक्स के अंदर बहुत सारे लॉज हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट हो गया, तो वो भी क्या होता है दोनों में। तो इसी तरीके से जो साइंस की बाकी की जो ब्रांचेस हैं वो इंटरलिंक होती है, किससे, केमिस्ट्री से। अब जो प्रिंसिपल हैं केमिस्ट्री के वो एप्लीकेबल हैं डाइवर्स एरियाज़ के अंदर, जैसे कि वेदर पैटर्न्स के बारे में, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज़, या फिर फर्टिलाइज़र्स, एसिड बेस, या फिर ड्रग, सोप, डिटर्जेंट, एलॉय, मेटल, ये सारी चीज़, या फिर कोई नया कुछ बनाना है इनसे मिला के, तो वो किस वजह से होगा, वो केमिस्ट्री की वजह से पॉसिबल होगा। क्योंकि केमिस्ट्री ही डील करती है कि कैसे कैसे कोई नया कंपाउंड बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी कंपाउंड का क्या है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। जैसे सेल के अंदर सेल क्या था, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट था ना लाइफ का, वैसे ही इसके अंदर एटम को माना गया। लेकिन बाद में इतनी सारी थ्योरीज आई, वो एक्सप्लेन करती है कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है और उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ऐसे ही डेवलपमेंट हुआ था केमिस्ट्री का, डेकेड्स बाय डेकेड्स। तो जो केमिस्ट्री है वो कंट्रीब्यूट करती है बिग वे के अंदर, किसमें, नेशनल इकोनॉमी में। अब देखो जो मेटलर्जी का सब्जेक्ट है वो भी केमिस्ट्री के अंदर है। अभी इतने सारे मेटल का एक्सट्रैक्शन हम करते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। अब ये नॉर्मल ऐसे तो पा नहीं जाते कि सीधा गोल्ड उठाया और पहन लिया, वैसे थोड़ी ना मिलेगा। वो क्या होता है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में मिलता है हमें, और फिर उसे रिफ़ाइन करके प्रोसेसेस के थ्रू जाके, और फिर क्या होता है उसे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि उसकी प्योर फॉर्म मिल सके। अब जैसे कोई भी मेटल हो गया वो अपने ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है, आयरन भी अपने ऑक्साइड, कॉपर भी, सल्फाइड वगैरह, ये बहुत सारी वो होती हैं। तो कोई किसी टाइप में पाया जाएगा, कोई किसी टाइप में। अब उसे प्योर फॉर्म में निकालने के लिए सिर्फ हमें आयरन चाहिए, तो क्या करेंगे हम, मेटलर्जी का हेल्प करेंगे ना। और मेटलर्जी के अंदर क्या होता है, वो प्रोसेसेस होते हैं जिससे हम मेटल की प्योर फॉर्म को निकाल सकते हैं उसके मिक्सचर से। ठीक है, तो नेशनल इकोनॉमी में तो ऑब्वियसली ये हेल्प करेगा ही। It also play an important role in meeting human needs for food, healthcare products and other material aimed at improving the quality of the life। मतलब केमिस्ट्री क्या करती है, हेल्प करती है, क्या, फूड वगैरह की नीड को, ह्यूमंस को हेल्प करती है ताकि वो फूड की रिक्वायरमेंट, और जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, अब जो हमारी मेडिसिन्स हैं उसके केमिकल फॉर्मूलेज हैं ना, तो वो किससे बनी है, केमिकल
रिएक्शंस हुई हैं आपस में, तभी जाके तो ये मेडिसिन्स फॉर्म होती है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसके अंदर, या फिर कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। जैसे पैरासीटामोल है, उसे एस्पिरी या फिर एस्पिरिन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगी ना, तो उसमें समझ में आएगा कि हाँ अभी ये ABCD चल रही है केमिस्ट्री की। जैसे ABCD पढ़ाते हैं ना, और उसके बाद क्या करते हैं, वर्ड्स बनाना सिखाते हैं, फिर सेंटेंस बनता है और फिर आप फ्लुएंटली बोलने लग जाते हो। सेम उसी तरह केमिस्ट्री है। पहले ये बताएंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटरलिंक होंगे और फिर जो है आपको समझ में आने लग जाएगा। एक कॉन्सेप्ट दूसरे से इंटरलिंक होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीधा मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ो तो क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा एटम जब कंबाइन होंगे। अब आपको एटम का तो पता नहीं, और मॉलिक्यूल हम सीधा बोल दे कि मॉलिक्यूल, फिर आपके मन में ये आएगा कि एटम क्या होता है। तो इसीलिए सीक्वेंस में पढ़ना ज़रूरी है केमिस्ट्री को। अब ये केमिस्ट्री की यूजेस हैं, जैसे कि कैंसर के अंदर क्या यूज़ होता है, सिस्प्लेटिन होता है, टैक्सोल यूज़ होता है जो कैंसर थेरेपी के अंदर यूज़ होता है। अब एड्स के पेशेंट हैं, उसको AZT दिया जाता है ताकि वो एड्स से उनकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए और एड्स का ट्रीटमेंट हो। अब जो केमिस्ट्री है वो किस में भी हेल्प करती है, डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ नेशन। हमारे नेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री पर रिलाय हैं, जैसे कि सोप इंडस्ट्री हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, या फिर मेटल इंडस्ट्री हो गया, सब तो डिपेंड करती है ना। With a better understanding of chemical principles, it has now become possible to design and synthesize new materials having specific magnetic, electric and optical properties. मतलब ये इन्होंने ये बताया है कि केमिकल प्रिंसिपल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है कि हम कुछ नया डिज़ाइन और सिंथेसाइज करें नई मटेरियल्स को, जिनकी एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। दिस हैज़ लीड टू प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सेरेमिक्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स एट्सेट्रा। और इन्हीं वजह से क्या हुआ है, हमारे पास आजकल जो ये ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ हो रहे हैं ना वाईफाई कनेक्शंस के अंदर, तो पहले क्या होता था और आज के टाइम पे वो भी यूज़ होता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स की वजह से क्या होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट की उससे डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो इसी वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि हमें कॉन्ट्रीब्यूशंस पता है केमिस्ट्री के क्या हैं और हमने केमिकल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड किया है। केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड in establishing industries which manufacture utility goods like acids, alkalis, dyes, polymers, metals, etc. These industries contribute a big way to economy of nation and generate employment. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इन रिसेंट ईयर्स, मतलब कुछ रिसेंट पास्ट ईयर्स के अंदर क्या हुआ है, केमिस्ट्री ने हेल्प किया है कैसे डील करने के लिए with some of the pressing aspects of environmental degradation with a fair degree of success. मतलब जैसे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है ना, उसको कैसे रोका जाए और क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं इस बारे में हेल्प करके। सेफर अल्टरनेटिव्स ऑफ environmentally hazardous refrigerants like CFC chlorofluorocarbons responsible for the ozone depletion in the stratosphere have been successfully synthesized. मतलब जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे एसीज और रेफ्रिजरेंट्स के अंदर यूज़ होता है ना, उससे क्या होता है, ओजोन का डिप्लीशन होता है। और ओजोन अगर डिप्लीट होगी तो उससे क्या होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ेगी, क्योंकि जो सन रेज़ है वो डायरेक्ट हमारी अर्थ पे आ जाएगी और हीटिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसके क्या किए गए हैं, इसके अल्टरनेट ढूंढे गए हैं कि जो मॉलिक्यूल्स ओजोन को डिप्लीट ना करें, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ उनकी सेम होगी जैसे कि इनकी होती है। मैनी बिग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू टू बी मैटर्स ऑफ ग्रेव कंसर्न टू द केमिस्ट्स। मतलब जो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं
वो क्या है, कंसर्न का मतलब क्या है, सोच का, विचार करने का एक माध्यम है जिनसे केमिस्ट मतलब सोचते हैं, कुछ नई इनोवेशन करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। और ऐसी एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि मीथेन, CO2, ठीक है, इनका मैनेजमेंट कैसे हो। अगला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस, यूज ऑफ एंजाइम्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स and synthesis of new exotic materials are some of intellectual challenges for the future generation of chemists। मतलब हम बायोकेमिकल प्रोसेसेस को समझना, एंजाइम्स का यूज़ करना ताकि लार्ज स्केल के ऊपर केमिकल्स का प्रोडक्शन कर सकें और सिंथेसाइज कर सकें एग्जॉटिक मटेरियल, जो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को चैलेंज करेंगी कि वो और ज़्यादा डेवलप करें और ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग करें ताकि और मटेरियल्स का कि जो हार्मफुल मटेरियल्स है उनका अल्टरनेट ढूंढ सकें। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें थी केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस कि क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी केमिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर। जो पहला टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है, मैटर से। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द टर्म मैटर। मतलब पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा तो था ही ना कि मैटर क्या होता है। कोई भी हमारे आसपास की चीज़ जिसके अंदर मास है और जो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को, उसे हम मैटर बोलते हैं। हर वो चीज़, चाहे वो बुक हो, पेन हो, नोटबुक हो, डॉग हो, कैट हो, हम हो या फिर कोई और भी चीज़, ठीक है, जिसका एक स्पेसिफिक मास होगा और जो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सबको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। यू नो दैट दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, क्योंकि वो क्या होते हैं, मास को ऑक्यूपाई करेंगे और स्पेस होगा। Let us recall the characteristics of states of matter which you have learned in your previous classes। मतलब हमने क्या पढ़ा था, मैटर्स की स्टेट्स पढ़ी थी ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, तो उन्हीं को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। अब जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, मतलब मैटर की कितनी स्टेट्स पढ़ी थी आपने, 3 टाइप की स्टेट्स पढ़ी थी, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। ठीक है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है मैटर के, इन तीनों स्टेट्स के अंदर वो कैसे रिप्रेजेंट होंगे, फिगर 1.1 जो आगे आपको दिखेगा। अब जो पार्टिकल्स, इनमें क्या फ़र्क है, देखो, जो पार्टिकल्स क्लोज होंगे एक दूसरे से वो क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे, और इसी वजह से क्या होंगे, वो ऑर्डर के अंदर अरेंजमेंट होगी, इसी वजह से उनका मूवमेंट है वो फ्री नहीं हो सकता। अब जो बॉल है, ये थोड़ी ना उसका बॉल का एक रबड़ का पार्ट एक तरफ जा रहा है, दूसरा दूसरी तरफ, वो एक ही रहेगा ना, क्योंकि वो सॉलिड है। ठीक है, तो हम क्या याद रखेंगे, सॉलिड के अंदर क्या होता है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, ऑर्डर के अंदर होते हैं और उनकी फ्रीडम नहीं होती मूवमेंट की। ये नहीं है कि वो कहीं घूमते फिरते निकल लें। अब लिक्विड्स क्या हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज तो हैं पर इतने क्लोज नहीं है जितने सॉलिड्स में थे, तो इसी वजह से क्या होगा, ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर हो गया। हाउएवर इन गैसेस के अंदर होता है कि जो पार्टिकल हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं सॉलिड और लिक्विड के केस में, तो इनकी मूवमेंट क्या होगी, इजी होगी और फास्ट होगी। और इन्हीं अरेंजमेंट्स की वजह से डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर एग्जिबिट्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और सिर्फ इन्हीं अरेंजमेंट्स की वजह से क्या होगा कि ये जो 3 टाइप के मैटर्स हमने पढ़े हैं, इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होंगे। जैसे सॉलिड क्या होगा, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होगी सॉलिड के अंदर। ठीक है, जो लिक्विड है उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होगी पर शेप डेफिनेट नहीं होगी। अब आपने पानी का ग्लास ले लिया, ठीक है, पानी को, एक गिलास पानी को चाहिए, आप सीधे ग्लास में डालो तो उसकी शेप में आ जाएगा, टब में डाल दिया तो उसकी शेप में आ जाएगा, कटोरी में डालेंगे तो उसकी शेप में आ जाएगा। तो क्या है, वॉल्यूम तो डेफिनेट रहेगी कि वो एक गिलास पानी है तो एक ही गिलास रहेगा, चाहे आप किसी चीज़ में डाल लो, लेकिन जो शेप है वो अलग अलग हो जाएगी। जो कंटेनर की शेप है ना, उसी शेप में
आ जाएगा। और जो सॉलिड्स थे उनकी वॉल्यूम भी डेफिनेट रहेगी और शेप भी डेफिनेट। अब एक बॉल है, उस बॉल को आप फर्श पे रख लो या फिर एक टब के अंदर रख लो, बाल्टी के अंदर रख लो, कहीं भी रख लो, तो उसकी शेप क्या रहेगी, डेफिनेट रहेगी। ठीक है, तो ये रहा वो फिगर 1.1। देखो जो सॉलिड है उसकी अरेंजमेंट कैसी है, एक रैंडम नहीं है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है जिसके अंदर जो एटम्स है बिल्कुल क्लोजली अटैच हैं एक दूसरे के साथ। यूनिफॉर्मिटी है इसके अंदर। अब लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स के देखो जो क्या है, एटम्स आसपास हैं थोड़े थोड़े, लेकिन इतने क्लोज नहीं है। अब गैसेस के अंदर देखो बिल्कुल अलग अलग हैं। इसका है ना एग्जाम्पल आप इस तरीके से ले सकते हो, जैसे कि आप क्लास के अंदर बैठे और आपके टीचर हैं, तो आप क्या करोगे, मैनर के अंदर बैठोगे ना, मतलब ये नहीं करोगे कोई कहीं उठ के जा रहा है कोई कहीं नहीं, मतलब एक रैंडम वो नहीं होगा आपका, एक रेगुलर पैटर्न होगा बैठने का कि एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं और लाइन से बैठे हैं अच्छी तरीके से, तो वो सॉलिड के केस में। अब क्या हो गया, आपका टीचर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया तो कोई कहीं उठ के जा रहा है कोई कहीं उठ के जा रहा है, वो हो गया लिक्विड का केस। अब क्या है, आपका स्पोर्ट्स पीरियड आ गया तो क्या हुआ, प्लेग्राउंड में जाके सारे बच्चे अलग अलग हो लिए, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है अलग अलग कोने में, तो वो हो गया गैस का केस। ठीक है, गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। अब गैसेस के अंदर क्या होगा, इसकी ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होगी और ना ही डेफिनेट शेप होगी। ये कम्प्लीटली कैसा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, जो कंटेनर का है उसी टाइप में, जिस कंटेनर में इसे रखा जाएगा। डीज 3, अब ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं, इंटरकन्वर्टिबल होती है, मतलब ये कुछ कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर की चेंज करो और आपस में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि सॉलिड हो गया, सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को बाहर रख दिया आपने तो वो लिक्विड में हो गया ना कन्वर्ट। अब लिक्विड है, पानी है हमारा, पानी को उबाल दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, भाप बन जाएगी। अब भाप को क्या कर दिया, आप ढक्कन लगा देते हो तो वापस कंडेंस होके वो किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर पानी को आप फ्रिज के अंदर जमा दो तो वापस बर्फ़ बन जाती है। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। ठीक है, on heating a solid usually changes to liquid and a liquid on further heating changes to gas or vapor. In reverse process, a gas on cooling liquefies to liquid and liquid on further cooling freezes to the solid. ये मैंने अभी आपको समझाया वही है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे हम। ये तो पता चल गया मैटर कितने टाइप का होता है, 3, सॉलिड लिक्विड और गैस। अब उसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है, कैसे, मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल के ऊपर। ठीक है, जो मैटर होता है वो क्लासीफाई हो सकता है किस में, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, मतलब या तो मिक्सचर हो या फिर प्योर सब्सटेंस हो। प्योर का मतलब कोई एक ही टाइप का एटम या मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मिक्सचर का मतलब होता है मिक्सचर। फॉर एग्जांपल जो प्लेन चावल आप बनाते हो ना, धोले चावल, वाइट चावल सॉरी धोले को, वाइट चावल जो आप बनाते हो, तो वो क्या एग्जांपल हो गया, प्योर सब्सटेंस का। ये जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हर जगह एक ही टाइप का चावल है। अब मिक्सचर क्या हो गया, जो बिरयानी वगैरह आप बनाते हो, बिरयानी हो गया या फिर वेज पुलाव हो गया, उसके अंदर क्या है, मतलब हर कुछ वेजिटेबल्स का भी तो मिक्सचर है ना, जैसे प्याज डाल दिया, टमाटो डाल दिया या फिर बीन्स वगैरह डाल दी, तो वो क्या हो गया, मिक्सचर, एक से ज़्यादा टाइप के चीज़ें प्रेजेंट है। उसी तरीके से केमिस्ट्री में है, जब सिर्फ एक एटम के टाइप प्रेजेंट होंगे तो प्योर माना जाएगा, और जो अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होंगे वो मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, दीज कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज शोन इन फिगर। अब जो फिगर 1.2 आएगा ना, उसमें इसका फर्दर क्लासिफिकेशन दिखाएंगे, तब तक हम ये पढ़ते हैं। When all constituent particles of a substance are same in chemical nature, it is said to be a pure substance. मतलब जब सारे constituent particles किसी substance के same होंगे chemical nature के basis पे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, pure substance बोलेंगे। और जो mixture है उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे टाइप के particles होंगे, है ना। जैसे अब मैंने आपको चावल, प्लेन राइस और
इसका बिरयानी का एग्जाम्पल दिया था वैसे ही सेम। A mixture contains particle of two or more pure substances which may be present in it and any ratio। मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट होंगी किसी रेशो के अंदर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लो मिक्सचर का, जैसे वाटर हो गया H2O। H2O के अंदर क्या है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन, ठीक है, प्रेजेंट है। तो वो क्या बना रहा है, एक मिक्सचर। देयर कंपोजिशन इज़ वेरिएबल। अब इनकी कंपोजिशन क्या होगी, वेरिएबल हो सकती है। प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। मतलब जो प्योर सब्सटेंस जो मिक्सचर बना रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे, उसके कंपोनेंट। मैनी ऑफ सब्सटेंसेज प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर। मतलब हमारे आसपास ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है, मिक्सचर। जैसे कि शुगर का सॉल्यूशन वाटर के अंदर, हमारी जो एयर है वो, क्योंकि एयर के अंदर क्या है, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। अब हमारी टी है, जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें शक्कर, चीनी, दूध और ये मसाला वगैरह, ये सारी चीज़ें डालते हैं, तो टी भी क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब जो मिक्सचर है उसके भी दो पार्ट हैं कि मिक्सचर कैसा होगा, होमोजीनियस होगा या फिर हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब सिर्फ एक ही टाइप की चीज़ प्रेजेंट हो, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड प्रेजेंट हो। इन होमोजीनियस मिक्सचर, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, द कंपोनेंट कॉम्प्लेक्सिटी मिक्स विद ईच अदर। देखो ये था 1.2 फिगर जिसमें क्लासिफिकेशन कर रखी है मैटर की। अब जो मैटर है वो दो टाइप का होता है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, ठीक है। जो मिक्सचर है उसके दो पार्ट हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो जो होमोजीनियस है ना, उसका एग्जांपल ले लो आप, शुगर सॉल्यूशन। तो जब आप चीनी डालते हो पानी के अंदर, उसे घोल देते हो पूरी तरीके से, तो क्या दिखता है, सिर्फ वाटर। हम ये नहीं बता सकते ना पूरा घुलने के बाद कि चीनी का है, वाटर का है, तो वो होगा होमोजीनियस मिक्सचर। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो होता है, जैसे कि आपने तेल के अंदर पानी डाल दिया तो ऑयल की अलग से एक लेयर होगी और वाटर की अलग से एक लेयर होगी, तो वो हो गया हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। This means particle of component of mixture are uniformly distributed through the bulk of mixture and its composition is uniform throughout। मतलब composition अगर uniform होगा तो homogeneous mixture, जैसे कि sugar solution या फिर air, ठीक है। और heterogeneous mixture क्या होगा, जिसकी composition uniform ना हो throughout, और sometimes different component are visible। different components भी दिखें, जैसे कि आपने क्या किया, कुछ गेहूँ ले लिए, कुछ चना दाल ले ली और कुछ राइस ले लिया, वो तीनों को मिक्स कर दिया एक कंटेनर के अंदर, तो हम अलग से देख सकते हैं ना कि ये गेहूँ है, ये राइस है और ये क्या है, दाल है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर है, अलग अलग चीज़ें दिख रही है हमें। You can think of many more example of mixture which you come across in our daily life। ये सबसे अच्छी एक्टिविटी होती है कि जो आसपास आप जो भी चीज़ देखो ना उसको डिफ्रेंशिएट कर सको। कि फॉर एग्जांपल आपके आसपास तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, वो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कौन सा मिक्सचर है, या फिर आप कभी कोई नई चीज़ बनाते हो, जैसे सब्जी बना रहे हो, तो होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, मिक्सचर है या प्योर है। तो ये सारी चीज़ें देखती रहनी चाहिए, जिससे क्या होगा, कंसेप्ट की क्लियरिटी आती है कि हाँ आज ये पढ़ा था। अब जो मिक्सचर होते हैं उन्हें सेपरेट कैसे कर सकते हैं, फिज़िकल मेथड से, जैसे कि सिंपल हैंड पिकिंग। ये तो आपने देखा होगा सबके घरों में कि जो हमारी मम्मी होती हैं या फिर दादी होती हैं या फिर हम खुद क्या करते हैं, जब गेहूँ लेके आते हैं नया, तो उसके अंदर क्या होता है, थोड़े से स्टोन्स वगैरह या फिर इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं। तो जब हम उसे पीसते हैं गेहूँ को चून बनाने के लिए, तो उससे पहले क्या करते हैं, उसकी सफाई करते हैं कि जो ये छोटे छोटे स्टोन्स वगैरह या कुछ और है उसे हटा के, और फिर हम उसे पीसते हैं चून बनाने के लिए,
चून का मतलब तो पता ही होगा, व्हीट फ्लोर, जो खाने में आटा काम आता है, आटा। ठीक है, दूसरा है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से क्या करते हैं, अब आपके पास क्या हो गया, चाय बनाई है आपने, तो आप क्या करते हो, उसे छानते हो ना सीव के थ्रू, ताकि चाय पत्ती ऊपर रह जाए और सिर्फ चाय अंदर जाए, तो वो हो गया फिल्ट्रेशन। अगला है क्रिस्टलाइजेशन। ये लैब में एक्सपेरिमेंट करवाते हैं कि कोई भी मिक्सचर है उसे हमने ले लिया, ठीक है, उसको क्या करते हैं, पहले बॉईल करते हैं और फिर उसके बाद उसे कूल होने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो क्रिस्टल्स बने वो प्योर सब्सटेंस के बने। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ तो फिर बाद में क्या करते हैं, उसे फिल्ट्रेट करके इम्प्योरिटीज़ अलग निकाल देते हैं और क्रिस्टल जो प्योर सब्सटेंस के वो अलग निकल जाते हैं। नेक्स्ट इज़ डिस्टिलेशन, ये भी आगे पढ़ा जाएगा। अब जो प्योर सब्सटेंस है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं मिक्सचर से। क्यों? क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्योर सब्सटेंस के क्या होंगे, फिक्स कंपोजिशन में होंगे, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, या फिर वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया। ये कुछ एग्जांपल है किसके, प्योर सब्सटेंस के। अब आप सोचोगे कि इसमें तो एक से ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे वाटर के अंदर H2O प्रेजेंट है, H भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये प्योर कैसे हो गया? ये प्योर इसलिए होगा क्योंकि जो कंपोजिशन है ना वो फिक्स है कि हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा, तभी हम उसे वाटर बोलेंगे। और जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की रेशो है ना वो फिक्स है, जैसे ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 होता है, तो कार्बन 6 ही होंगे, H12 होंगे और O6। ठीक है, अगर एक भी एटम ऊपर नीचे हुआ तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। Hence, like all other pure substances, glucose has a fixed composition। मतलब दूसरे प्योर सब्सटेंसेस के तरीके से ग्लूकोज का भी क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। ठीक है, ऑल्सो इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब इनके कंस्टिट्यूएंट क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, उन्हें क्या हम सेपरेट नहीं कर सकते सिंपल फिजिकल मेथड से। अब जैसे वाटर हो गया, उसमें से ये नहीं कर सकते हम कि ऑक्सीजन अलग निकाल दिया और हाइड्रोजन के 2 एटम अलग निकाल दिए। ठीक है, फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड कौन से थे, जो हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन या डिस्टिलेशन। ठीक है, अब जो प्योर सब्सटेंस है उसके भी 2 पार्ट हैं, एक तो एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। जो पार्टिकल्स हैं एलिमेंट के वो कैसे होंगे, सिर्फ एक टाइप के एटम होंगे, और जो पार्टिकल्स में एग्जिस्ट एज एटम और मॉलिक्यूल, मतलब ये एटम की तरह भी रह सकते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल की तरह भी रह सकते हैं। यू मे बी फैमिलियर विद एटम एंड मॉलिक्यूल फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस, मतलब पहले आपने पढ़ा होगा कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, और बाकी हम इसे डिटेल में यूनिट 2 के अंदर भी पढ़ेंगे, जैसे कि सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये क्या एग्जाम्पल है, ये एलिमेंट के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर एटम क्या है, एक टाइप के, जैसे Na हो गया, Na है ना सोडियम का फॉर्मूला Na, तो वो क्या है, एक टाइप का एटम है। अब जैसे हाइड्रोजन हो गया, HO2, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन दो O मिक्स हो के क्या बना रहे हैं, O2। ठीक है, क्योंकि ये एक टाइप का एटम प्रेजेंट है, तो इसी वजह से इसे क्या बोल रहे थे हम, प्योर। Their all atom are of one type. However, the atom of different elements are different in nature. मतलब जो different elements के atom हैं वो different in nature होते हैं। Some elements, कुछ elements जैसे कि सोडियम और कॉपर contain करते हैं atom as their constituent particles, whereas in some other the constituent particles are molecules which are formed by 2 or more atoms। मतलब कुछ एलिमेंट जैसे कि सोडियम और कॉपर कंटेन करते हैं एटम्स ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, वेयर एज, हालांकि जो दूसरे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फॉर्म होते हैं 2 और मोर एटम से। ठीक है,
जैसे कि एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब ये सिंपल ये बोल रहा है कि जैसे सोडियम है वो तो सीधा Na की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कॉपर है वो Cu की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये नहीं है कि Na2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करे या Cu2 की फॉर्म में। लेकिन कुछ क्या होते हैं जो मतलब कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सिर्फ H प्रेजेंट नहीं होगा नेचर में, H2 प्रेजेंट होगा, सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, O2 प्रेजेंट होगा। तो इसी तरीके से हम दो टाइप में इसे डिवाइड कर सकते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हाइड्रोजन मिक्स होके H2, O मिक्स होके O2। When two or more atoms of different elements combine together in a definite ratio, the molecule of a compound is obtained। मतलब जब दो या फिर ज़्यादा एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होंगे एक डेफिनेट रेशो के अंदर, तो जो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड है वो बनेगा। मतलब एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। जो कंस्टिट्यूएंट है कंपाउंड के वो सेपरेट नहीं होंगे सिंपल सब्सटेंस के अंदर। कैसे? फिजिकल मेथड से। दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। मतलब उन्हें कैसे सेपरेट करेंगे हम? केमिकल मेथड से। एग्जाम्पल ऑफ सम कंपाउंड आर वाटर, अमोनिया, CO2, शुगर। मतलब कुछ कंपाउंड के एग्जाम्पल क्या हैं? वाटर हो गया, अमोनिया NH3 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, शुगर क्या था? C12 H22O11। ठीक है। The molecule of water and CO2 are represented in 1.4। अब जो 1.4 फिगर आएंगी उसके अंदर क्या दिखा रखा है आपको? एक मोलिक्यूल वाटर का और CO2 का, ठीक है, जो कि कंपाउंड है। नोट दैट अ वाटर मॉलिक्यूल कंप्राइज 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ये मैंने आपको बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम। और इसी तरीके से CO2 के अंदर क्या होगा? 1 कार्बन होगा और 2 ऑक्सीजन होंगे उससे कंबाइन। दस द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन अ फिक्स्ड and definite ratio and this ratio is characteristics of particular compound। और इसी तरीके से जो एलिमेंट है वो किसी कंपाउंड के अंदर फिक्स्ड रेशो और डेफिनेट रेशो के अंदर पाए जाते हैं और इसी रेशो से ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की। जैसे कि CO2 है, कार्बन और ऑक्सीजन से बना है। इसमें क्या है? 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। लेकिन हम कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें C और O, इसके अंदर क्या है? 1 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो क्या हुआ? अगर जो रेशो चेंज हो गई, पहले 1:2 था अब 1:1 हो गया। ये रेशो चेंज होती है, क्या हो गया? कंपाउंड बदल गया। पहले कार्बन डाइऑक्साइड थी अब कार्बन मोनोऑक्साइड बदल गई। ठीक है। तो हर कंपाउंड का क्या होगा? डेफिनेट रेशो होगा और इसी रेशो से पर्टिकुलर कंपाउंड बनेगा। जो प्रॉपर्टी है कंपाउंड की वो डिफरेंट होगी उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो गैसेस हैं। जो कंपाउंड फॉर्म होंगे इनके कॉम्बिनेशन से, जैसे वाटर वो क्या हो गया? लिक्विड। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है नोट करने का। जो हाइड्रोजन बर्न होता है ना वो पॉप साउंड निकालता है एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। मतलब है तो हाइड्रोजन भी गैस और ऑक्सीजन भी गैस और वाटर इन दोनों के मिक्सचर से बना है। लेकिन देखो जो हाइड्रोजन है वो पॉप साउंड करके बर्न करता है, ऑक्सीजन है उसकी वजह से आग नल लगती है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कंबशन होता है ना। और वाटर है वो फायर एक्सटिंग्विशर का रोल वो करता है। मतलब जो कंपाउंड बना वो तो आग बुझाने के काम आता है और वो दूसरे दो हैं वो आग लगाने के काम आते हैं। अब जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, मतलब जो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर्स की। अब कोई भी मैटर है मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी तो होंगी ना, फिज़िकल प्रॉपर्टी। जैसे कि उसका कलर हो गया, उसकी स्मेल होगी, उसके मेल्टिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटी जो हम मेज़र कर सकें। ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टी वो होती हैं जैसे कि कंबशन हो गया, कंबस्टिबिलिटी हो गया, कंपोजिशन हो गया, रिएक्टिविटी हो गया एसिड और बेस के साथ कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। ये तो हम देख नहीं सकते ना, मतलब रिएक्शन करवा के ही पता चलता है कि होगी या नहीं। अब जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो मेज़र
या फिर ऑब्जर्व हो सकती हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, मतलब बिना आइडेंटिटी चेंज किए हुए हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए क्या चाहिए, केमिकल चेंज चाहिए। क्यों? अब जैसे फिज़िकल प्रॉपर्टी हो गया, आपको ये देखना है कि किसी की स्मेल कैसी है, तो स्मेल के लिए तो सीधा उसे स्मेल कर लो नोज़ के पास ला के, तो कोई रिएक्शन करवाने की थोड़ी ना ज़रूरत होगी। अब केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है तो क्या करेंगे, हम उसे अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टी डज नॉट रिक्वायर अकरेंस ऑफ केमिकल चेंज, मतलब फिज़िकल प्रॉपर्टी नापने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि केमिकल चेंज हो। द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिएक्शन के ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस के। दीज इंक्लूड एसिडिटी एंड बेसिसिटी, मतलब ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एसिडिटी, बेसिसिटी और कंबस्टिबिलिटी। ठीक है, कि उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है, मतलब या फिर कंबस्टिबिलिटी का मतलब वो बर्न हो सकता है या नहीं हो सकता। केमिस्ट डिस्क्राइब, इंटरप्रेट एंड प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो हमारे केमिस्ट हैं वो कैसे बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं किसी सब्सटेंस के, उसकी फ़िज़िकल और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ के और उनको समझ के। इन फॉलोइंग सेक्शन वी विल लर्न अबाउट द मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और आगे हम क्या पढ़ेंगे, ये यूनिट कन्वर्जन्स आएंगे कि कैसे हम मेज़र कर सकते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंडर पढ़ेंगे। थैंक यू।